स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो पता करते हैं। ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। एक्चुअल में ये डायग्राम तो हमने लेरिंग्स का और ये जो ट्रेकिया है और इसके लेटरल साइडों के अंदर हमने थायराइड को ड्रॉ कर रखा है। और थायराइड की जो पृष्ठ भित्ति है ना, थायराइड जो ग्रंथि है जो नेक रीजन में पाई जाती है, इस थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ भित्ति पर कौन मौजूद है? ये ग्रंथि मौजूद है। कौन सी ग्रंथि? पैराथायरॉयड। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, उत्पत्ति किससे हुई है, ये सारी जनरल बातें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पता करते हैं हम स्थिति के बारे में, है ना। कहाँ लोकेटेड है ये ग्रंथि जो है हमारे सामने पैराथायरॉयड, ये शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो हम कहेंगे थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ भित्ति पर उपस्थित। कहाँ लोकेशन है इसकी? तो आप बताओगे ये जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि की जो पृष्ठ भित्ति है वहां मौजूद है। कितनी है? संख्या कितनी है? तो संख्या तो है कितनी? 4। इन पैराथायरॉयड ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे 4 होती है। और जोड़ी में बात की जाए तो ये 2 पैर होती है, मतलब 2 जोड़ी होती है ना। तो 2 पैर याद रखिएगा, संख्या में 4 है। कहाँ मौजूद है? तो बताना है थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ भित्ति पर उपस्थित। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भ्रूणीय परत से उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा एंडोडर्म जो है, एंडो, एक्टो, मेसो, एंडो, ये स्तरजन जो भ्रूणीय पड़ते हैं, इन्हीं भ्रूणीय परतों में से एक परत का नाम है एंडोडर्म। ठीक है, तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस पैराथायरॉयड ग्रंथि की? तो हम कहेंगे एंडोडर्म से। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आप देखोगे कि इसका आकार कैसा है। तो आकार की अगर बात की जाए तो मक्का का जो बीज होता है, सीड होता है, मक्का के बीज जैसा आकार जो होता है वो मक्का के बीज के जैसा होता है ना। इतनी बात क्लियर रखें। देखो यहाँ पर पृष्ठ भित्ति पर जो हमने ये रेड डॉट लगा रखे, ये लेटरल लोब्स हैं। और इन लेटरल लोब्स पर, है ना, आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? डोर्सल जो भित्ति है यहाँ पर ये पैराथायरॉयड ग्रंथि है। ठीक है, अच्छा, इस पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन बनता है वो हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन की अगर बात की जाए तो एक ही हार्मोन है और उसका नाम क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन, या आप इसको पीटीएच कह सकते हो, या पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पीटीएच भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया गया है, इसी हार्मोन को एक और नाम दिया गया है कोलिप हार्मोन। इसी को कहा जाता है कोलिप हार्मोन। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है कि कोलिप हार्मोन किसे कहा गया या किसे दूसरे नाम से जाना था, पीटीएच का एक और नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा कोलिप हार्मोन। अच्छा, अब ये सवाल आता है दिमाग के अंदर कि इसको कोलिप हार्मोन क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी, जो खोज करने वाला था, वो फिलिप्स कोलिप नाम का साइंटिस्ट था, है ना। तो उसी आधार पर इस हार्मोन को एक और नाम दिया जाता है कोलिप हार्मोन। अब ये हार्मोन कैसा है नेचर में? तो हम कहेंगे ये जो हार्मोन है पीटीएच, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। याद रखिएगा किस प्रकार का हार्मोन है? तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, मतलब लगभग एमिनो एसिड्स, 84 एमिनो एसिड्स, याद रखिएगा 84 एमिनो एसिड्स, है ना। 84 एमिनो एसिड से मिलकर के बना है। कौन बना है? पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या नाम है? पैराथायरॉयड हार्मोन, या पैराथार्मोन भी कह सकते हैं। इसी हार्मोन को हम पैराथार्मोन भी कह सकते हैं, पैराथार्मोन कह दीजिए, पैराथायरॉयड कह दीजिए, या पीटीएच। इसी को कोलिप कहा गया है। कैसा हार्मोन है? एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, मतलब एमिनो एसिड से मिलकर बना है। कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना है? तो 84 एमिनो एसिड से मिलकर बना है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यह पता करना है कि ये जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है, ठीक है, तो इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है पैराथायरॉयड ग्रंथि में।
ठीक है, तो वो दो सेल्स कौन कौन सी है? एक सेल आप याद रखिएगा जिसको नाम दिया गया है चीफ कोशिका, एक तो चीफ कोशिका, ठीक है। और सेकंड जो सेल रहेगी, फर्स्ट सेल तो याद रखें चीफ सेल, सेकंड सेल आप याद रखिएगा ऑक्सीफिल कोशिका, ऑक्सीफिल कोशिका। हालांकि जो फंक्शन रहेगा यहाँ पर कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो चीफ सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और इसी के बारे में बात करनी है और इसी के बारे में पता होना चाहिए। ये जो चीफ सेल है यही एक्चुअल में ये जो हार्मोन बनाया जा रहा है, पीटीएच हार्मोन जो बनाया जा रहा है, कौन सी सेल के द्वारा बनाया जा रहा है? तो हमें याद रखना है चीफ कोशिका के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब और क्या जानना है पैराथायराइड के बारे में? तो देखो, अब इसका कार्य पता होना चाहिए। देखो, ये जो हार्मोन है, यह हार्मोन, इसके कार्य की बात की जाए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है? तो काम अगर पता किया जाए तो यह हार्मोन जो है विटामिन डी के साथ मिलकर, याद रखिएगा विटामिन डी के साथ मिलकर, विटामिन डी के साथ मिलकर जो ईसीएफ होता है हमारा, जो एक्स्ट्रा जो सेलुलर फ्लूइड होता है जिसमें ब्लड भी इंक्लूड होगा, तो ईसीएफ के अंदर के साथ मिलकर ईसीएफ में कैल्शियम व फोस्फेट जो होता है, कैल्शियम और फोस्फेट का नियमन करता है। ठीक है, याद रखिएगा काम क्या हो गया? तो काम यही है, हार्मोन जो है पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलकर के ईसीएफ में, यानी आप यहां पर चाहो तो ब्लड भी लिख सकते हो, ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम और फोस्फेट का नियमन, रेगुलेशन जो करने का काम होगा, या जिसको आप उपापचय कह सकते हो, कैल्शियम का जो उपापचय करना होता है, नियमन करना होता है, या रेगुलेशन का काम जो करना होता है, वो किसके अंडर होता है? तो हम कहेंगे पीटीएच हार्मोन के अंडर ये सारा काम होगा। मतलब पीटीएच हार्मोन ही ऐसा हार्मोन होगा जो कैल्शियम का और फोस्फेट का क्या करेगा? नियमन करेगा, मतलब रेगुलेशन का काम करेगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यह हार्मोन जो है करेगा क्या? जनरली देखो, इसका एंटागोनिस्ट जो होगा ना, ये भी आप याद रखिएगा, पीटीएच जो है या जो पैराथार्मोन हार्मोन जो होगा, पैराथार्मोन का जो एंटागोनिस्ट हार्मोन है, एंटागोनिस्टिक जो हार्मोन होगा वो कौन है? एंटागोनिस्टिक जो हार्मोन है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन है? तो आप याद रखिएगा कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमें पता है कि हमने जब पढ़ी थी थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि की जो पुटक थे, वहां की भित्तियां जो थी, उनमें दो टाइप की सेल थी। ठीक है, उनमें से एक सेल हमने पढ़ी थी पैराफोलिकुलर सेल। तो पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा एक हार्मोन बनाया जा रहा था, ठीक है, जिसका कि क्या नाम था? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन मतलब ये करेगा क्या? कैल्सीटोनिन का काम क्या होगा? ये जो कैल्सीटोनिन है इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या होगा? ये कैल्शियम के स्तर को क्या करेगा? कम करेगा। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कैल्शियम के स्तर को कम करने वाला कौन है? तो आप बताओगे कैल्सीटोनिन। लेकिन ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन जो है, पैराथार्मोन, ये क्या करेगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा। ठीक है, तभी तो इसको क्या कह दिया? एंटागोनिस्टिक कह दिया। एंटागोनिस्टिक, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। इतनी बात क्लियर होनी जरूरी है। कौन कौन? थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड के द्वारा स्रावित कौन सा? पीटीएच। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब विपरीत कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है, यह क्या काम करेगा? पीटीएच तो ब्लड के अंदर कैल्शियम के स्तर को ये बढ़ाएगा, ये कैल्शियम के स्तर को घटाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बात करते हैं, थोड़ी आगे बात करते हैं। तो ये जो पीटीएच है ये क्या करेगा? पीटीएच
आंत्र में पीटीएच, आंत्र में, आंत्र के अंदर व वृक के अंदर, वृक में, किडनी में, नेफ्रॉन में कैल्शियम के अवशोषण को, याद रखिएगा, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक है, तथा फोस्फेट को वृक्क से क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इतनी बात क्लियर रखें। देखो बड़ा काम क्या है, पीटीएच जो है वो आंत्र के अंदर और वृक्कों के अंदर कैल्शियम का जो अवशोषण होना, देखो यहां पर तो एब्जॉर्प्शन होगा आंत्र के अंदर, ठीक है, उस एब्जॉर्प्शन में हेल्प होगा, लेकिन किडनियों के अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, पुनरावशोषण जो होता है, उस पुनरावशोषण में भी हेल्प किसकी रहेगी, इसी पीटीएच की रहेगी। किस चीज के अवशोषण के लिए, देखो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, बढ़ाएगा। तो जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर स्तर जो है, लेवल जो है कैल्शियम का वो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और सेकंड यहां पर आप क्या देख रहे हो, फोस्फेट को वृक्क से क्या करवाता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो कहने का मतलब एक लाइन समझ में आ रही है, एक लाइन समझ में आ रही है जो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो पीटीएच रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, जबकि फोस्फेट के स्तर को क्या करता है, कम करता है। इतनी बात क्लियर होनी जरूरी है, तभी हमें अगली बातें कुछ समझ में आएगी। तो आई थिंक क्लियर है सारा कुछ, ब्लड के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना और फोस्फेट के स्तर को कम करना, ठीक है। अच्छा अब फोस्फेट के स्तर को कम करने का मतलब क्या हो गया, कम कैसे होगा, मतलब ये हेल्प करेगा एक्सक्रिएशन में, उत्सर्जन के अंदर। कहां पर उत्सर्जन करवाएगा फोस्फेट का, तो वृक्कों के अंदर। अच्छा स्तर को बढ़ाने से क्या मतलब हो गया, देखो यहां पर आप एक कमेंट में लिख रखा है, आंत्र में और वृक्क में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा। जब एब्जॉर्प्शन होगा तो वो चीज घुल के कहां जाएगी, ब्लड के अंदर ही जाएगी, ठीक है। अच्छा तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पीटीएच के अल्प स्राव के प्रभाव, ठीक है। अगर पीटीएच का सिक्रेशन कम हुआ, स्राव कम हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो पीटीएच के अल्प स्राव से एक डिजीज हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसे अपन टर्म दे देते हैं क्या, टीटेनी कहा जाता है। एक्चुअल में टीटेनी में होता क्या है, अल्प स्राव होगा तो क्या होगा, कैल्शियम का जो रक्त में स्तर है वो कम हो जाएगा। भाई ये काम क्या करता है, पहले तो ये पता करो, पीटीएच ब्लड के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लाइन लिख दी है, अल्प स्राव के प्रभाव। जब सिक्रेशन कम होगा तो इसको हम एक टर्म दे देते हैं क्या, हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल डाउन होगा। तो कैल्शियम का जब लेवल डाउन हो जाएगा तो उस डिजीज को हम क्या कह देंगे, टिटेनी। अब इसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे बॉडी के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी के अंदर क्या होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, ठीक है, तो संकुचन भी होता है वहां पर और शिथिलन भी होता है, ठीक है। शरीर के अंदर मसल्स जो है, पेशियां जो है, संकुचन शिथिलन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन वापस रिलैक्सेशन करवाने के लिए वहां पर क्या होगा कि कैल्शियम की कमी की वजह से कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि अब वहां पर जो कैल्सिटोनिन है वो क्या करेगा, उत्सर्जन को बढ़ाएगा। तो ऑटोमेटिक ही क्या हो गया, कैल्शियम का स्तर कम हो गया, ये बन नहीं रहा, कम बन रहा है। तो अब होगा क्या, हाइपोकैल्सीमिया आ गया। तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से
बॉडी के अंदर क्रैम्प आने लगेंगे, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया लेकिन रिलैक्शन नहीं हो रहा, सब शिथिलन नहीं हो पा रहा। तो शिथिलन नहीं हो पाने के कारण हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो है, हाथ पाँव के अंदर जो है ऐंठन आना है या क्रैम्प आना है, ठीक है, वीकनेस आ जाना है। तो जब भी क्रैम्प्स वगैरह ऐसा कुछ हमारी बॉडी के अंदर होता है तो जनरली डॉक्टर्स हमें कैल्शियम के टेबलेट्स ही देने की, मतलब हमें जो रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा वो कैल्शियम की टेबलेट्स होती है इस डिजीज के अंदर, टिटेनी के अंदर, है ना। पेशियों का संकुचन तो होगा लेकिन रिलैक्शन नहीं होगा, ऐंठन आएगी, क्रैम्प आएंगे, ठीक है, जकड़न आएगी पेशियों के अंदर, जकड़न वगैरह। तो ये स्पेशल इसका एक डिजीज है अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ तो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, है ना, तो अगर पीटीएच का स्राव ज्यादा हुआ, पीटीएच का सिक्रेशन अगर ज्यादा हुआ तो हम क्या कहेंगे, पीटीएच के अधिक स्राव, अधिक स्राव के क्या प्रभाव है, तो अधिक स्राव से क्या होगा, कैल्शियम का स्तर बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पीटीएच के अधिक स्राव से क्या इफेक्ट होगा, तो पीटीएच के अधिक स्राव से आप देखिएगा जो डिजीज हो जाएगी उस डिजीज का नाम लिख लेते हैं पहले, ओस्टियोपोरेसिस, ओस्टियोपोरेसिस, इसी को कहा जाता है हिंदी में क्या, अस्थि छिद्रता, इसी डिजीज को कहा जाता है अस्थि छिद्रता। तो अब बात समझनी है, देखो पीटीएच क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। अब अगर सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो सीधी बात है ब्लड के अंदर लेवल बढ़ेगा, लेकिन वो लेवल बढ़ेगा कहां से भाई, एब्जॉर्प्शन हो रहा है आंत्र से, भोजन जो हम ले रहे हैं, मिल्क वगैरह जो ले रहे हैं वहां से कैल्शियम हमें मिल रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाइपर सिक्रेशन होने लग गया तो कैल्शियम का जो है ब्लड के अंदर जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो अब होगा क्या, जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, अस्थियां, वहां से जो रिजर्व कैल्शियम है, जो वहां पर जो कैल्शियम जो स्टोर है, सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके पास है, बोन्स के पास है। तो बोन्स से, अस्थियों से क्या होगा, कैल्शियम को ला करके कहां डाला जाएगा, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है यहाँ पर, बोन्स को, अस्थियों को। अब वो नुकसान हुआ क्या है, तो जनरली सीधी बात है ऑस्टियोपोरेसिस, पोर का मतलब क्या हो गया, छिद्र, ठीक है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, मतलब अस्थियां जो होगी वो छिद्रित हो जाएगी, मतलब भंगुर हो जाएगी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अस्थियां सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि मतलब फ्रेगाइल हो सकती है। फ्रेगाइल मतलब आप ये मान लीजिए कि छोटी सी अगर चोट लगी तो हड्डी टूट भी सकती है ना, जिसे अपन भाई डिसोल्यूशन जो होता है, बोन्स का डिसोल्यूशन जो होगा, तो हम कह सकते हैं कि बोन्स का जो डिसोल्यूशन जो होना है, पिघलना है, गलना है, वहां से पूरा तो नहीं, लगभग बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कैल्शियम जो है वहां से हट करके कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन वो कैल्शियम आया कहां से, बोन्स से आया। तो हम कह सकते हैं कि डिजीज कौन सी हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस। और इस कैरेक्टर को हम क्या कह देंगे, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब क्या, ज्यादा, तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये डिजीज थी, है ना, कम स्राव से क्या होगा, अधिक स्राव से क्या होगा, तो ये जनरल बातें थी, ठीक है। तो काफी सारी बातें लगभग क्लियर हो चुकी है, और डायग्राम ड्रॉ कर ही रखा है। यहाँ पर जो रेड डॉटेड जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो जनरली कौन सी संरचनाएं हैं, पैराथायरॉइड ग्रंथि ही है, ठीक है। तो लगभग बातें क्लियर है, थैंक यू। 19 मिनट।